नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि होर्मुज खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई समय सीमा से पहले क्या इलाके में युद्ध रोकने के लिए कोई कूटनीतिक सफलता मिलने वाली है। साथ ही हम जानेंगे कि युद्ध का ताज़ा अपडेट क्या है और कहां-कहां बड़े हमले हुए हैं। एपिसोड में हम रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अचानक युद्ध में दोनों पक्ष क्यों आक्रामक हो गए हैं और इस युद्ध का ताज़ा अपडेट क्या है। होंगी और भी महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। राष्ट्रपति ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद समझौते की कोशिश तेज। मध्यस्थों के प्रस्ताव पर ईरान की दो टूक, कहा अस्थायी युद्ध विराम पर नहीं खुलेगा होर्मुज, सीधी वार्ता में भी नहीं होगा शामिल। भीषण हुआ ईरान युद्ध, इजरायली हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख के मारे जाने की पुष्टि। इजराइल अमेरिका ने तेहरान में सरकारी ठिकानों को बनाया निशाना, कई की मौत। ईरान का पलटवार, हाइफा शहर पर दागी मिसाइलें। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच तेज हुआ यूक्रेन युद्ध, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर बढ़ाए हमले। सर्बिया में रूस हंगरी गैस पाइपलाइन के पास मिले विस्फोटक से हड़कंप, क्रेमलिन ने बताया वास्तविक खतरा। नाइजीरिया सेना की बड़ी कार्रवाई, बंधक बनाए गए 31 श्रद्धालुओं को सुरक्षित छुड़ाया। ईस्टर प्रार्थना के दौरान बंदूकधारियों ने चर्च पर हमला कर बना लिया था बंधक। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने दर्ज की बड़ी सफलता, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र में किया प्रवेश। 50 साल बाद इस क्षेत्र में पहुंचे इंसान। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में 48 घंटे की डेडलाइन ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। यहां अब दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच सीज फायर को लेकर 2 चरणों वाली योजना सामने आई है, जिसमें पहले युद्ध विराम और फिर स्थायी शांति समझौते की बात हो रही है। हालांकि ईरान ने दबाव में आने से इनकार करते हुए साफ कर दिया है कि उसकी शर्तों के बिना कोई समझौता संभव नहीं होगा। यह रिपोर्ट देखिए। 48 घंटे की नई डेडलाइन पहले ही युद्ध से करा रहे पश्चिम एशिया के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। दुनिया टकटकी बांधे देख रही है कि होर्मुज से अमन बहेगा या खूनी संघर्ष। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि समझौता नहीं मिला तो ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे। ईरान भी अड़ा हुआ है और अमेरिका को ललकार रहा है कि पाषाण युग में पहुंचा कर तो देखो। हालांकि इन धमकियों के बीच ट्रंप समझौते की उम्मीद की बार बार दुहाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मध्यस्थों के जरिए सीजफायर की योजना पर काम चल रहा है। अगर सहमति बनती है तो पहले 45 दिन का सीजफायर लागू होगा, फिर इस दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक युद्ध खत्म करने और तुरंत सीजफायर लागू करने का प्रस्ताव दोनों पक्षों को मिल चुका है। योजना पर आज सहमति बनाने की कोशिश होगी। प्रस्ताव में 2 चरणों में समझौते की बात कही गई है। पहले चरण में तत्काल सीजफायर लागू होगा, जबकि दूसरे चरण में व्यापक शांति समझौता होगा। योजना के तहत युद्ध विराम के साथ होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति बहाल हो सके। इसके अलावा संभावित प्रस्ताव में ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता और बदले में प्रतिबंधों में राहत व फंड रिलीज जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक सीजफायर लागू होने के बाद 15 से 20 दिनों में स्थायी समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान का प्रस्ताव तेहरान को प्राप्त हो चुका है और इसकी
समीक्षा की जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अस्थायी युद्ध विराम के बदले होर्मुज स्ट्रेट किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। ईरान को किसी तरह का दबाव और डेडलाइन मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि तेहरान का मानना है कि अमेरिका किसी स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े अधिकारी मेहदी तबातबाई ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को तब दोबारा खोला जाएगा जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो सब कुछ बर्बाद करने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहे हैं। इन धमकियों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने भारत के अपने समकक्ष एस जयशंकर से बात की है। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अलावा कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी बात हुई है। ऐसा समझा जाता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इस संघर्ष के असर के मुद्दे पर प्रमुखता से बातचीत की गई। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर भारत को लेकर अपना रुख साफ किया है। ईरान के राजदूत ने कहा है कि भारत समेत अपने सभी मित्र राष्ट्रों के लिए इस समुद्री मार्ग के इस्तेमाल को लेकर एक खास व्यवस्था तैयार की गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा होर्मुज के नाम पर थरथरा रही है, तब भारत के 9 जहाज इस रास्ते को पार कर चुके हैं, जिसमें 7 भारत पहुंच चुके हैं और 2 जल्द ही पहुंचने वाले हैं। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, अभी हमने रिपोर्ट दिखाई कि क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे और सामने क्या कुछ चल रहा है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? चंद्रशेखर जी, बात यह है कि सारी बातचीत चल रही है, कोशिश सब देशों की तरफ से जारी है और खासकर अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह की कोर्सिव डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप यूज कर रहे हैं कि या तो मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो मैं आपको खत्म कर दूंगा, और जिस तरह की उन्होंने ट्वीट या जो अपने ट्रुथ सोशल पे अपना जो लिखा है, वो एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे टेस्ट में उन्होंने नहीं दिया है, और जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है। और ईरान, हम जब अभी बराबर हम देखते आ रहे हैं, पहले भी देखा है कि ईरान धमकियों में ऐसे वो घबराता नहीं है, चाहे कितना भी उनको नुकसान हो जाए, और वो फिर अपने बड़े अडामेंट हो जाते हैं। और दूसरा वहां पे क्या है कि जो बातचीत हो रही है, जो भी अभी तक आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, वो बात हो रही है उनके राष्ट्रपति से, उनके जो विदेश मंत्री है, लेकिन उनके जो आर्मी है या आईआरजीसी जो है, उनकी जो लीडरशिप है, उनका क्या रुख है इसके मामले में, उसका कोई किसी को नहीं मालूम पता लग पा रहा है। क्योंकि आईआरजीसी जो अभी तक स्टेटमेंट आए, पहली बात तो उनके पर अटैक हो रहे हैं, बराबर उनकी लीडरशिप को मारा जा रहा है, और अमेरिका इजराइल शायद ये सोच रहे हैं कि अगर आईआरजीसी की लीडरशिप को खत्म कर दें तो, और सॉफ्ट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको बढ़ावा दें, तो शायद समझौते का रास्ता निकले। लेकिन ये रियलाइज नहीं हो रहा है उनको कि जो पकड़ है इस वक्त देश पर, वो आईआरजीसी की पकड़ है, और उन्होंने जो वार काउंसिल बना रखी है वो डिसीजन ले रही है, ना कि वहां की जो राष्ट्रपति या उनके जो विदेश मंत्री है वो ले रहे हैं। तो एक मुझे यहाँ पे एक कमी नजर आ रही है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो खोलने के बारे में बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर होते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, ईरान मेरे विचार से उसके लिए तैयार नहीं होगा। उसके 2 कारण है मेरे। सिंघल साहब, एक मिनट, जो विभिन्न माध्यमों से हम इसको पुख्ता खबर नहीं बताते, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में या विभिन्न माध्यमों से जो खबर आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान मांग कर रहा है कि एक तो उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनके ऊपर हमले बंद किए जाएं, और ये जो होर्मुज को खोलने की डेडलाइन है, ये कोई डेडलाइन में ना बांधा जाए ईरान को। ये इस तरह की मांग हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उसी पर जब मैं बात कर रहा था, मैं वही कह रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक प्रकार ट्रम्प कार्ड है इस वक्त ईरान पर। अमेरिका जो समझौते की कोशिश कर रहा है, सीज फायर की बात कर रहा है, या और देश जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान ने एक तरीके से कब्जा कर रखा है। तो वो उस ट्रम्प कार्ड को आराम से छोड़ना नहीं चाहते हैं जब तक उनको अपनी एश्योरेंस कुछ ना मिल जाए। दूसरा, उसके साथ साथ क्योंकि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो ईरान अपना आधिपत्य दिखा रहा है।
वो बार बार अब उनकी डिमांड ये हो रही है कि वहां से रेवेन्यू जनरेट हो और उससे हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जी। तो वो अगर वो खोल देंगे बिना शर्त के, तो वो जो उनका जो ट्रम्प कार्ड है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो उसके लिए तैयार नहीं है मेरे विचार से। इसी में मेरे को बहुत ज्यादा और मुश्किल नजर आ ये रही है। ये भी खबरें आ रही हैं सर कि हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते, ये विभिन्न माध्यमों से ये खबरें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि ईरान चाहता है कि कोई सीज फायर ना हो बल्कि पूरी तरह से युद्ध बंद हो, और जो दूसरी तरफ से उनको प्रपोजल दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आपकी वो ऊपर से सैंक्शन हटा दिए जाएंगे और दूसरे इस तरह के ऑफर उनको दिए जा रहे हैं। देखिए, ईरान की जो पोजीशन है, ईरान की अगर हम तरीके से सोचें, जो अभी खैर आपने सही कहा कि कोई इसकी पुष्टि नहीं किया क्योंकि ईरान ने कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया इसके बारे में। लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वो समझ में आती हैं एक तरीके से, क्योंकि अगर वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, और जो उनका ट्रम्प कार्ड है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। और उनकी जो डिमांड है कि उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए, जी। और जहां तक सैंक्शन हटाने की बात हो तो दोबारा भी इंपोज हो सकती है उनके पास, पहले भी उनके साथ में हुआ है, तो उनको पास कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से आप समझौता कीजिए, सारी बातों को उन्हें सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए, उनको जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वो जो डिमांड है उसके बारे में उनकी बात होनी चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियर के बारे में जो बातचीत है उसको करना चाहिए, और सैंक्शंस किस तरह से हटाई जाएंगी, उनकी भरपाई कैसे होगी इस नुकसान की, उस सब के बारे में बातचीत करें, तब जाके वो सीज फायर कराया जाए। क्योंकि अभी तक जो बातचीत हो रही है अमेरिका की तरफ से या इजराइल तो खैर बात ही नहीं कर रहा, वो ये हो रहा है कि बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन अटैक बराबर हो रहे हैं उनके ऊपर, साथ साथ उनको धमकी दी जा रही है कि हमारी बात मानो। ठीक है सर, अभी ये क्योंकि ये बातचीत अभी चली रही है और हम भी आशा करते हैं कि कोई अच्छा आउटकम इससे निकले, लेकिन अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो वो 48 घंटे की डेडलाइन भी खत्म हो रही है, तो उसके बाद क्या कुछ होगा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि पीछे भी वो बहुत ज्यादा टाइमलाइन दी है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं बातचीत हो रही है तो मैं कोई अटैक नहीं करूंगा। तो मुझे अभी भी उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो जिस तरह से धमकी दे रहे हैं वो, उसका एक तो उनकी खींच बहुत दिख रही है इसमें, और इनका कोई लेकिन सर भरोसा कहीं नहीं। ना कहीं जिस तरह की वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, एक यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट का स्टेट ऑफ माइंड समझा जा सकता है इससे, तो ऐसे में क्या ये नहीं लगता कि कुछ भीषण कदम उठाए जा सकते हैं वहां पर जिसका नुकसान कहीं ना मैं कहीं वही कह रहा मानवता हूं कि को होगा? उनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खींचे हुए हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जिस तरह से वार को वो प्रिडिक्ट कर रहे थे वो उस तरह से कुछ नहीं हो रहा है, ईरान और उनको खिल्ली उड़ा रहा है। तो और प्रेसिडेंट ट्रम्प एक ऐसी, तो वो और आक्रामक कदम उठा सकते हैं वहां पर। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो, क्योंकि जो उनको एडवाइस मिल रही है, जो उनका जो बेस है वो उसके अगेंस्ट है, और उनको ये भी मालूम है कि इस खींच के बीच में कि उनकी तरफ उनकी जो अगर वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो उसकी जो रिएक्शन ईरान की तरफ से होगी वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगी, और उनको फिर ग्राउंड ट्रूप की तरफ सोचना पड़ेगा, जो कि वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। इतना गुस्से के होने बावजूद, मतलब इसको कमेंडेबल है उनके लिए कि इतना गुस्से में है उसके बावजूद अपने आप रेस्ट्रेंट दिखा रहे हैं वो। ठीक है सर, तीसरा सवाल यह है कि जिस तरह से भारत के 9 शिप स्टेट वहाँ होर्मुज स्टेट से निकल कर आ गए हैं और 9वां शिप भी अब भारत पहुंचने वाला है, तो इस पूरे मामले में भारत की कूटनीति या भारत के जो वैश्विक संबंध हैं और भारत ने जिस तरह से इसको टैकल किया है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारत, जैसा हम सब जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी भारत की या किसी भी देश की होती है अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस होती है। तो और हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त है अपने देशवासियों की सुरक्षा करना जो वहां पर है, और जो हमारी तेल की आपूर्ति वहां उस रास्ते से होती है उसको अपना कोशिश करते रहना है कि हमारे पास आते रहें। तो मेरे विचार से इन दोनों उद्देश्यों में हमें पूरी तरह से सफलता मिल रही है, और जिस तरह से ईरान हमें मदद कर रहा है, मैं एक कहना चाहूंगा कि ईरान इस वक्त हम जो ऑयल हमारे टैंकर्स आ रहे हैं या क्रूड ऑयल के टैंकर आ रहे हैं वो मेन स्टेट से नहीं आ रहे हैं, वो ईरानियन ने जो जो अलग एक रूट है उसमें उनकी नौसेना हमारी मदद कर रही है, वो एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि वो बड़ा टेंशस एरिया है। तो एक्टिवली वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और हमारे तेल को वहां से भेज रहे हैं, वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं हमारी। तो ये क्लियरली, और हम ऑफ कोर्स दूसरे देशों से भी सबसे बात कर रहे हैं, क्योंकि और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो हमारी कूटनीति है, हमारी जो बातचीत का तरीका है, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि विदेश मंत्री सबसे बात कर रहे हैं, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की, तो ये दिखाता है कि भारत की जो साख है
वो कितनी है, ठीक और है। भारत के सुरक्षा, जो ऊर्जा की सुरक्षा है, उसमें जो जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं सब मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है। सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। यहां अब दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के एक अहम बंदरगाह पर बड़ा हमला किया है, इससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं रूस भी यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाकर दबाव बढ़ा रहा है। इस सब के बीच हमलों का दायरा अब कार्गो जहाजों और कोयला खदानों तक भी फैल गया है, जिससे जंग और तेज होती नजर आ रही है। आइए आपको जंग के मोर्चे से ताजा अपडेट बताते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से जानेंगे कि अचानक दोनों पक्ष क्यों इतने आक्रामक हो गए हैं। एक तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, तो वहीं अब रूस यूक्रेन की जंग भी नए चरण में पहुंच गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार यूक्रेन हर उस चीज पर हमला कर रहा है जिससे रूस को आर्थिक फायदा होता हो। ताजा घटनाक्रम में यूक्रेन ने रूस के काला सागर स्थित अहम बंदरगाह नोवरोसियस्क पर बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान होना तय है। नोवरोसियस्क पर हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस के प्रमुख तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई। कंट्रोल सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरा ऑपरेशन ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद रूस की तेल निर्यात क्षमता को गहरा धक्का पहुंच सकता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण स्पेयर पार्ट्स की पहले से कमी है, इसलिए मरम्मत महंगी और समय लेने वाली साबित होगी। ये टर्मिनल रूस की सरकारी कंपनी ट्रांसनेफ्ट के पाइपलाइन नेटवर्क का अहम हिस्सा है और यहाँ से बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात होता है। काला सागर के अलावा अजोव सागर में भी यूक्रेनी ड्रोन ने गेहूं लेकर जा रहे एक कार्गो जहाज को निशाना बनाया और उसे डुबा दिया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। हमले का असर केवल सैन्य या औद्योगिक ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। ड्रोन हमले की वजह से रूस के ओडेसा प्रांत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि रविवार को क्रीमिया के सेवास्तोपोल पर 4 ड्रोन हमले हुए, जिससे डोनियास्क और माकियोका जैसे शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यूक्रेन ने रूस के नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में स्थित बिलोरिचिंस्का कोयला खदान पर भी हमला किया। इस हमले से बिजली आपूर्ति बाधित हुई और 41 खनन कर्मी फंस गए, जिनके बचाव की कोशिशें तेज हो गई हैं। यूक्रेन का ये नया वॉर पैटर्न बता रहा है कि उसका लक्ष्य रूस की जंगी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है, जबकि रूस यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाकर सर्दियों में नागरिक जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयास करने की अपील कर रहा है, लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पर संघर्ष की तीव्रता कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, ये रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से जो खबरें आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर काफी भीषण वहां पर हमला कर रहे हैं। अचानक क्यों ये युद्ध इतना भीषण हो गया सर? इसका सबसे बड़ा कारण मेरे विचार से ईरान में जो इस वक्त लड़ाई चल रही है वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ईरान में लड़ाई से क्या ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। उस ऊर्जा संकट पैदा होने से रूस पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे तेल बेचने के बारे में, वो अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिए हैं। और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं बराबर 118 मतलब 120 तक पहुंच गई हैं, 105-6 के करीब डॉलर पर बैरल इस वक्त कीमतें हैं। तो रूस को उससे आर्थिक बहुत फायदा हो रहा है, और यूक्रेन को वो मालूम है कि एक तो अटेंशन हट गई है, उनको अब जो डिफेंस इक्विपमेंट मिले, पैट्रियट मिसाइल्स वगैरह मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही हैं। उनको 80-90 बिलियन यूरो का
उनका जो पैकेज था वो अभी तक उनका अप्रूव नहीं हुआ है। तो यूक्रेन को बहुत बड़ी समस्या के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। उधर रूस को ये अच्छा मौका मिल रहा है कि एक तो उनके पास पैसे की जो कमी होने लगी थी थोड़ा, वो उसकी आपूर्ति हो रही है, तो अपने डिफेंस इन्होंने बढ़ा लिए हैं, परचेजेस अपने बढ़ा लिए हैं, प्रोडक्शन अपना बढ़ा लिया है क्योंकि वो आ रहा है। और वो उनकी पूरी पहले 2-3 महीने से कोशिश इनकी यही है कि यूक्रेन को एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करे वो जी। और वो उसमें काफी हद तक सक्षम भी है। लेकिन अब यूक्रेन को भी रियलाइज हो रहा है कि भाई कोई और देश इस वक्त अटेंशन नहीं है, तो उन्होंने एक रास्ता ये निकाला है कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है रूस का, जो ये है कि तेल जो उनका एक्सपोर्ट है, उनका जो संशोधन करते हैं उसके ऊपर हमला करें। इसलिए वो जहाजों पर भी उनके ऊपर हमला करना शुरू किया है, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि अगर रूस को सफलता मिल गई तेल बेचने में तो उनके पास कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी। और दूसरा ऑफ कोर्स अटेंशन, यूक्रेन इस तरीके से दुनिया की अटेंशन भी लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस को जो अलाउ किया गया है अमेरिका द्वारा, जो परमिशन दी है उन्होंने कि भी तेल आप कहीं को भेज सकते हैं किसी को भी इस वक्त, वो जो है उसको वो ऊर्जा का जो संकट है उसका वो फायदा उसको दिखाना चाहता है कि ऊर्जा का बराबर संकट पैदा होगा अगर आप हमारी समस्याओं को तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो यूक्रेन भी बड़ा स्ट्रेटेजिकली गेम प्ले कर रहा है सारे उसमें, कि अटेंशन फिर से अपने ऊपर डाइवर्ट करना चाहता है कि ईरान से की तरफ जो चली गई है सब देशों। सर, यहाँ पर सवाल ये भी है कि यूक्रेन ने एक जो पूरी लॉबी बनाई थी जिसमें यूरोप के देश थे और पहले अमेरिका भी था, बाद में हालांकि अमेरिका का रुख ट्रंप के आने के बाद थोड़ा सा बदल गया, क्या वो लॉबी अब कमज़ोर हुई है क्योंकि ईरान युद्ध के कारण यूक्रेन को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है? क्या कुछ ये इक्वेशन कितने बदले हैं ईरान युद्ध के कारण वहाँ पर? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर, आपका सवाल बहुत सही है कि ईरान युद्ध की वजह से सब, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो गया है, तो अब सबकी अटेंशन इस वक्त यूक्रेन की तरफ नहीं रही है, उनकी सबकी अटेंशन ईरान की तरफ पड़ गई है कि कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। अमेरिका, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनका अटेंशन स्पैन पहले से ही उनके वो परेशान हो रहे थे यूक्रेन के बारे को लेकर, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रहे थे। अब वो इतना ईरान में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो यूक्रेन की तरफ उनका तो ध्यान बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि अब क्या है कि जो उनका एक इंटरेस्ट था कि हथियार बिकेंगे उनके, वो ऑलरेडी उनके यहाँ शॉर्टेज हो गई है, तो वो इसको स्पेयर नहीं कर सकते अगर यूरोपियन उनके लिए पैसा भी दें। दूसरा, यूरोपियन को भी ऊर्जा के संकट इतना बड़ा हो गया है कि वो यूक्रेन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। जैसा मैंने कहा कि 80-90 बिलियन डॉलर का उनका जो यूरो का जो पैकेज था वो भी अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया, काफी समय हो गया उसको पैकेज को तय हुए। तो वहां पे यूक्रेन को भी संकट हो गया है, पैसे का भी समस्या है और हथियारों की भी समस्या है, क्योंकि यूरोप अब स्पेयर नहीं कर सकता, अमेरिका स्पेयर नहीं कर सकता। ये रूस की भी इकोनॉमी पहले से कमजोर हुई है क्या? जी सॉरी, रूस की भी इकोनॉमी क्या पहले से कमजोर हुई है? क्योंकि बीच में खबर आई थी कि रूसी राष्ट्रपति ने वहां पर जो ओलिगार्क हैं उनको कहा था कि युद्ध को फंड करने के लिए आप लोग दान दीजिए, इस तरह की बातें आ रही थी। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि जब रूस के ऊपर तेल का प्रतिबंध बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया, तो वो तेल नहीं बेच पा रहे थे मार्केट में। उनके तेल जो है करीब जो है, जो सुनने में आया मेरे का 10 से 15 मिलियन बैरल का ऑयल उनका फ्लोट कर रहा था सी में, क्योंकि कोई देश उनका तेल वो किसी को बेच नहीं पा रहे। तो इकोनॉमिक उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो वो उसमें कोई उनको, तो इसलिए वार एफर्ट में, जब वार के लिए पैसा चाहिए, उनके पास पैसा नहीं आ पा रहा है। उनके पास पैसा जो आता था वो तेल से आता था सारा उनका, क्योंकि एक्सपोर्ट उनके बहुत ज्यादा इतने बड़े नहीं है, ऑयल एक्सपोर्ट के अलावा उनके पास और साधन नहीं है इतने। तो उनको बहुत धक्का लगा था। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो कोशिश कर रहे थे कि ओलिगार्क जो है उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि भाई आप पैसा दीजिए हमारे को ताकि हम हथियार खरीद सके, क्योंकि वो दुनिया चीन तो उनको पैसा देता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन हमेशा कैश में विश्वास रखता है कि भाई हमारे पेमेंट होनी चाहिए इमीडिएटली, और वो तेल भी जो है अपने बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर ले रहे थे, क्योंकि और कोई देश दे नहीं रहा था। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, सवाल ये भी आता है कि इस युद्ध को रोकने की काफी कोशिशें चल रही थी, लेकिन ईरान युद्ध के बाद अब क्या माना जाए कि इस युद्ध को रोकने की कोई कोशिशें नहीं चल रही हैं, या ये युद्ध रुकेगा भी नहीं रुकेगा? और जिस तरह से यूक्रेन ने इतने लंबे समय तक रूस को वहां पर टक्कर दी है, तो इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन भी नहीं दिखाई देता? नहीं, मिलिट्री बिल्कुल। अब देखिए, बात यह है कि बातचीत तो चल रही है, जो कि रिकॉर्ड पे उतनी प्रोमिनेंस में नहीं आ रही है, लेकिन बातचीत चल रही है, लेकिन उतनी अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही है जितनी पहले दिखाई जाती, चाहे यूरोप हो चाहे यूएसए हो, दोनों की तरफ से। रूस तो अपनी तरफ से बैठा हुआ ही था, लेकिन
इसका जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूक्रेन बराबर रशिया की कोशिश के बावजूद बराबर टक्कर दे रहा है। और जो 1200 किलोमीटर का फ्रंट है उसमें जो खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अपनी स्थिति पहले के मुकाबले जनवरी से अब मार्च में थोड़ी मजबूत की है, क्योंकि जो उनके जो उनके ड्रोन्स थे, जिसका बहुत बड़ा उनका हथियार था, उसका उन्होंने तोड़ निकाल लिया है कि वो ड्रोन को जो है वो इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। तो इस जो ईरान से मिले थे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव किया था रशियंस ने, तो अब वो उनकी क्षमता जो थी नुकसान पहुंचाने की, वो कम होती जा रही है क्योंकि वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। और वार में क्या है कि दोनों तरफ फौज की कमी है, क्योंकि जवान जो है वहां पर नहीं रिक्रूट हो पा रहे हैं। रशिया में भी कमी है, यूक्रेन में तो पहले से ही कमी थी, लेकिन यूक्रेन इस सब के बावजूद भी टक्कर दे रहा है रशिया को। ये बड़ी कमेंडेबल बात मैं कहूंगा कि वो उनकी में जो कैपेसिटी है, और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनके ड्रोन वहां रूस में जा पा रहे हैं। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत ताइवान की विपक्षी नेता चेंग ली वुन मंगलवार को चीन के लिए रवाना होंगी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगी। वुन ने कहा कि ये एक शांति मिशन है। इस यात्रा पर सबकी नजर लगी हुई है क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने ताइवान को अपने देश में मिलाने के प्रयास तेज किए हैं और ताइवान के आसपास अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ाई है। म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइन के खिलाफ सोमवार को इंडोनेशिया में नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया, जिसमें मिन आंग पर रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया गया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बेटी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। सियोल में संसद के एक बंद कमरे में हुई बैठक में राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने सांसदों को बताया कि उसका आकलन एजेंसी द्वारा एकत्रित विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित है। ब्रिटिश पुलिस ने पूर्वी इंग्लैंड में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉयल एयरफोर्स RAF एयरबेस के पास एक विरोध प्रदर्शन में प्रतिबंधित समूह पैलेस्टाइन एक्शन का समर्थन करने के संदेह में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमास के सशस्त्र विंग ने हमास के निशस्त्रीकरण करने की अपील को खारिज कर दिया है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल द्वारा गाजा पर अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के पहले चरण को पूरी तरह से लागू करने से पहले इस मुद्दे पर चर्चा करना फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार को जारी रखने का प्रयास है।